एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। क्लास 1 हम लोग देखते हैं, बार ग्राफ्स हम लोग देखते हैं। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच यूजुअली bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, let's say x-axis depicting the variable। तो एक एक्सिस में हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस, जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हम लोग वैल्यूज़ बताते हैं उस वेरिएबल का। एंड द हाइट्स ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 रुपीज़ हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। A family with a monthly income of 20,000 rupees had planned the following expenditures per month under various heads। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो ग्रॉसरी में पर 1000 मतलब 1000 रुपीज़ में तो 4 है यहाँ पर, मतलब 4000 रुपीज़। रेंट में 5 मतलब 5000 रुपीज़। इसी तरह यहाँ पर ये दिया हुआ है। ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स मतलब ये सब हेड्स आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पे हेड्स या वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। वन हेड को 1 यूनिट मतलब एक एक यूनिट पे हम लोग एक एक हेड को लिख सकते हैं। वाई एक्सिस या वर्टिकल में एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 1 यूनिट हमारे पास 1000 रुपीज़ है, मैक्सिमम हम 5000 है, तो उसके अनुसार हम लोग 1 यूनिट को 1000 लिख सकते हैं। तो 5 यूनिट हम लोग आराम से बना सकते हैं वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये 4 यूनिट्स हो जाएगा। 4 था तो 4 यूनिट्स, 5 था 5 यूनिट्स, 1 यूनिट 1000, ये 4000 था तो 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, ऐसे करके। अब इसके बाद बस हमें इसके बाद रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हमने हेड्स बना दिया, ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, एक एक का गैप पर। और एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ आपका है 0, मतलब 0 से शुरू हो 1 2 3 4। तो यहाँ पर ग्रॉसरी में आपका 4000 था तो ये हो गया। यूनिफॉर्म विड्थ रहता है इसका 1 यूनिट का 5, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। बार ग्राफ हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द डेटा एट अ ग्लैंस। तो बार ग्राफ में हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं एट अ ग्लैंस, मतलब एक बार में देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत जल्दी इससे ले सकते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ जैसा होता है, लेकिन उसका विड्थ यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी। जनरली यूनिफॉर्म विड्थ नहीं होता है और इसमें कोई गैप नहीं होता है बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका गैप है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है हिस्टोग्राम, इसमें गैप नहीं देते हम लोग। This is a form of representation like the bar graph but is used for continuous class intervals। Represent the following by histogram। NCERT in text थ्योरी में, ये क्वेश्चन नहीं है पर थ्योरी में ये समझाया गया है। तो यहाँ पर वेट्स दिए हुए हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में गैप नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पे वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 5 kg के बराबर है। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो 30.5 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर एक ब्रेक कर देंगे, या फिर इसको किंक बोलते हैं, किंक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींची, सीधी लाइन नहीं खींचते, ऐसे करके ब्रेक लगाते हैं फिर सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि बीच में यहाँ पर टूटा हुआ है, मतलब इसके पहले 0 10 10.5 11 मतलब 15 ऐसे करके आया होगा, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग 30 से शुरू करें तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। तो इसके पहले जैसे 20 होगा, 25.5 ऐसे करके जो भी होगा। तो यहाँ पर 30.5 से हम लोग शुरू करेंगे। अगला है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम क्या है 15 है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्केल चुन लेंगे। वी ड्रॉ द विड्थ इक्वल टू द क्लास साइज एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 30.5 से 35.5, तो कितना है हमारे पास, तो 9 है। तो यहाँ पर हम लोग 9 देखते हैं, 2 का गैप लें तो 9 यहाँ पर है, तो ये 9 हो गया। उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे 35.5 से 40, तो ये 6 हो गया। तो हम लोग देखते हैं 6 कहाँ पर है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद एक बात हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारा ग्राफ का एरिया होता है, तो रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, तो सबसे लंबा ये तो इसका होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो एरिया होता है वो एरिया फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसकी सबसे कम एरिया हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विड्थ आपका 1 है तो सेम विड्थ है, तो लेंथ आपका फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
There are no gaps in between consecutive rectangles. The resultant graph appears like a solid figure. This is called a histogram, which is a graphical representation of a grouped frequency distribution with continuous classes. तो continuous classes हैं, बीच में कोई gap नहीं है, इसको histogram हम लोग बोलते हैं. Unlike the bar graph, the width of the bar plays a significant role in its construction. अगर क्लास इंटरवल्स वेरी करते हैं, जैसे यहाँ पर तो बार ग्राफ जैसे ही था, एक ही यूनिट था क्लास इंटरवल, मतलब एक ही यूनिट पे हमने शो किया था, लेकिन इसमें क्या होता है, विड्थ मैटर करता है, कभी कभी विड्थ बड़ा भी हो जाता है ना. तो इसलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है आउट ऑफ 100, तो मार्क्स इतने आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो देखिए इन सब का गैप तो 10 का है, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन इसका गैप 20 का है, 0 से 20, और इसका 30 का है. ठीक है, 70 अब मतलब 100 ही है. तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना. बिल्कुल उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 0 से 20 क्या था, 7, तो ये देखिए 7 से आ रहा है, तो ऐसे करके. अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो 70 से 100, अगर 70 से 100 देखें तो 70 से 100 हमारे पास 8 है, तो ये 70 से 100 देखिए 8 है. ठीक है, तो यहाँ पर 8 में ऐसे 30 है देखिए. लेकिन ये जो एरिया बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है, सिर्फ 8 ही है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 20 है, पर इंडिविजुअल एरिया क्या है, कम है. इसका एरिया कम है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी तो 20 है. तो ये मिसलीड कर रहा है, क्योंकि जो एरिया होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमें ध्यान रखना है. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर विड्थ इक्वल यहाँ पर नहीं है. ठीक है, विड्थ इक्वल नहीं है, तो हम लोग एरिया पूरा विड्थ भी होगा, लेंथ भी होगा उसमें. तो इसका एरिया देखिए बहुत ज़्यादा है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है. ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये सही हिस्टोग्राम नहीं है. ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज शोन इन इंटरवल 70 to 100, 70 to 100 के बीच में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देन इन 60 to 70, तो 60 to 70 ये हमारे पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पर इसका एरिया कम है. तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हमारा होता है, तो यहाँ पर मिसलीड हो रहे हैं. तो so we make certain modifications in the lengths of the rectangles so that the areas are again proportional to the frequencies. तो हम लोग कुछ modification इसमें करेंगे. क्या करेंगे, तो स्टेप्स में देखते हैं. Select a class interval with minimum class size. Here class size is equal to 10. तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास इंटरवल लेंगे मिनिमम क्लास साइज का. तो यहाँ पर 0 से 20 में 20 था, 20 से 30 में 10 था, 70 से 100 में 30 था, तो मिनिमम आपका 10 हो गया. अगला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर देन मॉडिफाइड टू बी प्रोपोर्शनेट टू द क्लास साइज 10. फिर 10 के अनुसार हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर 0 से 20 में क्लास साइज 20 है, फ्रीक्वेंसी 7 है. ठीक है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे. क्लास साइज हमारे पास 10 है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 7/20 इंटू 10. ये 7/20 इंटू आपका 10 हो गया, ये 10 है, तो 3.5. ठीक है, तो क्लास साइज 20 था, तो 7 आपका था फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा. आप ऐसे भी सोच सकते हैं. इसी तरह यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 3.5. उसके बाद ये आपका 10/10 इंटू 10, तो 10 आ जाएगा. उसके बाद 10 आ जाएगा. 40 to 50 में आपका 20 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 20 थी, तो ये आपका सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा. जहाँ पर विड्थ आपका थोड़ा ज़्यादा या कम होगा, तो वहाँ पर आपका बदल जाएगा. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 का 15 है, या 20 का 20 है, लेकिन यहाँ पर आपका 30 है, तो 8/30 इंटू 10, तो अब फ्रीक्वेंसी 8 नहीं होगी, लेंथ 8 नहीं होगा, 2.67 होगा. ठीक है, तो सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दीज लेंथ्स फॉर इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, वी मे कॉल दीज लेंथ्स एज प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क इंटरवल, क्योंकि हमने क्लास साइज 10 लिया था. तो ये हमारा नया हिस्टोग्राम बना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेटर है, क्योंकि इसमें एरिया कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो 10, 20, 30 ऐसे करके हमारे पास था. ठीक है, 0 से 20, 20 से 30 जो हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था. यहाँ पर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रपोर्शन स्टूडेंट पर 10 मार्क्स इंटरवल. तो ये हमारा करेक्ट हिस्टोग्राम हो गया. तो इसमें हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में कुछ देखा. हिस्टोग्राम के बारे में आप खुद भी एक बार देखिएगा, खुद से समझिएगा, अकेले में बैठ के इसको पढ़िएगा, तो आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे. क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा.
क्लास नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक बार देखेंगे, उसके 1-2 क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 किया और क्लास नंबर 1 में हमने हिस्टोग्राम का क्वेश्चन किया और ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लास नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 10 CBSE NCERT क्लास 9 CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।